श्रीनगर में पीर पंजाल माउंटेन रेंज को पार करने के बाद एक खड़ी चट्टान पड़ती है जिसे स्थानीय लोग हस्तिवंज या हस्तिवातार के नाम से जानते हैं। हस्तिवंज यानी जहां हाथी मारे गए। किस्सा यूं है कि 1500 साल पहले एक राजा अपने विशाल फौज लेकर पीर पंजाल को पार कर रहा था। एक रोज उसने एक हाथी की भयानक चीखें सुनी। हाथी एक ऊंची चट्टान से गिर गया था। अब यह राजा बड़ा ही क्रूर था। हाथी की चीख सुनकर उसे इतना आनंद आया कि उसने 100 हाथी चट्टान से ढकेलने का हुक्म दे दिया। इस किस्से का जिक्र कश्मीरी इतिहासकार कल्हण ने राजतरंगिणी में किया है। राजतरंगिणी 12वीं सदी में लिखी गई थी। इसके अलावा इस किस्से का जिक्र आईने अकबरी में भी मिलता है। ये दोनों ग्रंथ जिस राजा का जिक्र करते हैं उसका नाम था मिहिरकुल। मिहिरकुल एक हूण शासक था जिसके बारे में कल्हण लिखते हैं, मिहिरकुल के आने की खबर मिलती थी गिद्धों और कौओं से, जो उसकी फौज के आगे आगे उड़ते थे ताकि उसके द्वारा मारे गए लोगों के शवों को खा सकें। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानी से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख, जिसमें आज हम जानेंगे हूणों की कहानी। भारत पर विदेशी आक्रमण के मामले में हमारी मेमोरी काफी पीछे जाकर भी बहुत पास छूट जाती है, जबकि भारत पर दसियों बार विदेशी आक्रमण हुआ और हमेशा एक ही तरह का नहीं हुआ। ईसा से पहले से विदेशी आक्रमण हो रहे हैं। मसलन सिकंदर का हमला भी एक विदेशी हमला ही था। सिकंदर के बाद और ग्रीक्स भी आए, फिर शक आए, उनके पीछे कुषाण और फिर हूण। हूणों के भारत पर आक्रमण का काल था 2री से 6ठी शताब्दी के बीच। अब यह पहला सवाल तो यही उठता है कि हूण थे कौन? शक, कुषाण, हूण ये सब दरअसल मध्य एशिया के मैदानों में रहने वाले कबीले हुआ करते थे। मतलब जो आपका अभी का मॉडर्न सेंट्रल एशिया है, वहाँ के जो लंबे चौड़े मैदान हैं, वहाँ रहने वाली ट्राइब्स। इन्हें चीन के लोग बारबेरियन यानी जंगली कह दिया करते थे। ये लोग मैदानों का इस्तेमाल चारागाह की तरह करते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ी ज़मीन कम पड़ने लगी। लिहाजा ये कबीले समय समय पर या तो यूरोप की तरफ गए या फिर इधर पूरब की तरफ आ गए, यानी चीन और हिंदुस्तान। भारत की तरफ ये लोग पहले तारिम घाटी, जो कि आज शिनजियांग प्रांत का इलाका है, आगे गांधार होते हुए पीर पंजाल के रास्ते भारत में दाखिल होते थे। भारत क्यों आते थे? इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि यहाँ नदियाँ थी, ज़मीन थी, जंगल थे, अच्छा मौसम था। आप देखिए सेंट्रल एशिया के मैदानों में इलाका बहुत है लेकिन बड़ा हार्श क्लाइमेट है। हिंदुस्तान में टेम्परेट माहौल है, फसलें आप उगा सकते हैं, 3 सीज़न में फसल ले सकते हैं, बढ़िया उपजाऊ ज़मीन है। ईसा के बाद 1ली सदी से लेकर 6ठी सदी तक ये पूरा इलाका एक म्यूजिकल चेयर बना हुआ था, जहां पहले शक, फिर कुषाण और फिर हूणों का कंट्रोल होता रहा। भारत में सबसे पहले जो हूण आए वो किदाराइट हूण कहे जाते हैं। हूण एक प्रकार के नहीं थे, एक कौम नहीं थी। किदाराइट हूण जब भारत में दाखिल हो रहे थे उसी समय अत्तिला नाम का एक हूण यूरोप पर आक्रमण कर रहा था। यूरोप के इतिहासकार अत्तिला को आज भी भगवान का अभिशाप मानते हैं, उसको संज्ञा देते हैं। कहने का मतलब वो बहुत क्रूर था और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बर्बाद करता था। कुछ यही हाल किदाराइट हूणों ने भारत में भी किया। किदाराइट हूणों के बाद भारत में हेप्थलाइट हूण आए, फिर एल्कन हूण आए और फिर लास्ट में नेज़क हूण आए। पौराणिक भारतीय ग्रंथों में हूण का जिक्र अलग अलग तरीकों से है। 6ठी शताब्दी में वराह मिहिर बृहत संहिता में श्वेत हूणों का भी जिक्र करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने उत्तर भारत में हरा हूणों का भी जिक्र किया, जिससे पता चलता है कि एक ही समय में हूणों के अलग अलग कबीले भारत में रहे। यहाँ तक कि हूणों का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। दुर्योधन पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ से लौटते हुए जिक्र करता है कि युधिष्ठिर के द्वार पर हूण और बाकी कबीले के लोग खड़े थे जो अंदर नहीं जाने दे रहे थे। नकुल द्वारा एक हूण राज्य को जीतने का भी जिक्र महाभारत में है। इसके अलावा रघुवंश नाम के महाकाव्य में कालिदास जब भगवान राम के पूर्वजों का जिक्र कर रहे हैं तो लिखते हैं कि कैसे राजा रघु ने वंश नदी के किनारे बसे हूण राज्य पर जीत हासिल की थी। अगला सवाल, हूणों ने भारत पर हमला कैसे किया? कारण बता दिया हमने। जैसे पहले बताया, सबसे पहले आए किदाराइट हूण। इन्हें इनाम मिला था उनके राजा किदार से। ये कबीला साइबेरिया से गांधार होते हुए भारत पहुंचा। इसका जिक्र चीन की किताब द बुक ऑफ वू में मिलता है। इसके अनुसार एक दूसरे कबीले के साथ तनातनी के चलते किदाराइट अफगानिस्तान की तरफ आए। यहाँ उनके राजा किदार ने अपनी फौज खड़ी की और हिंदू कुश को पार कर उत्तर भारत पर आक्रमण कर दिया। किदारों के पास गांधार समेत उत्तर भारत के 5 राज्यों पर कब्जा था।
अब आप कहेंगे कि हमको कैसे पता। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मिले एक स्तंभ पर हूणों के पहले आक्रमण का जिक्र है। यह स्तंभ गुप्त काल का है, जिसे सम्राट स्कंदगुप्त के समय में लगाया गया, यानी कि 455 ईस्वी से 467 ईस्वी के बीच की बात है। इसके अलावा गुजरात के जूनागढ़ में मिला एक शिलालेख इस बात की तस्दीक करता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों के साथ लड़ाई की थी। बहरहाल किदाराइट हूणों के बाद भारत में जो अगले हूण आए वो थे एल्कन हूण। कश्मीरी इतिहासकार कलहण ने राजतरंगिणी में जिक्र किया है कि एल्कन हूणों का तुंजिना नाम का एक राजा होता था। कलहण ने तुंजिना को एक और नाम से बुलाया है, श्रेष्ठ सेन तुंजिना। इसी श्रेष्ठ सेन तुंजिना ने उत्तर भारत में एल्कन हूणों का साम्राज्य खड़ा किया। तुंजिना के बाद एल्कन हूणों के अगले राजा का नाम था तोरमाण। तोरमाण के समय में यानी कि 5वीं सदी में उन्होंने भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना शासन भी जमा लिया था, और इसका सबूत मिलता है मध्य प्रदेश के विदिशा में मिले एक शिलालेख से, जिसमें तोरमाण को महाराजाधिराज की उपाधि दी गई है। इससे पता चलता है कि उन भारत में कितना अंदर तक, विदिशा भोपाल के पास है। साल 1974 में गुजरात के दाहोद जिले में मिली तांबे की कुछ प्लेट्स में लिखा है कि तोरमाण ने गुजरात और मालवा को कैसे जीता था। तोरमाण के बाद हूणों का राजा बना मेहरकुल, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया, जिसने हाथी मरवाए। मेहरकुल तोरमाण का बेटा था, जिसे हूणों का सबसे ताकतवर राजा माना गया। मेहरकुल के बारे में ही लिखा गया कि उसने बौद्धों का दमन किया और भयंकर लूट मचाई। चीनी यात्री संग युन ने मेहरकुल के दरबार में विजिट गया था वो। संग युन के लिखे अनुसार मेहरकुल के पास हाथियों की फौज थी। उसके पास 700 हाथी थे। हर हाथी पर 10 आदमी बैठते थे, जिनके पास भाले और तलवार होती थी। यहाँ तक कि हाथियों की सूंड में भी एक किस्म की तलवार फिट की जाती थी ताकि वो दुश्मनों को मार सके। ट्रेनिंग होती थी। हाथी बड़ा इंटेलिजेंट जानवर है। कलहण ने राजतरंगिणी में लिखा है कि मेहरकुल ने श्रीलंका, कोल यानी तमिलनाडु, कर्नाटक यानी कर्नाटका, इन सभी को जीता था। हालांकि अधिकतर इतिहासकार इससे सहमत नहीं हैं कि इतनी डेप्थ नहीं थी उसके कैंपेन की। आधिकारिक इतिहास के अनुसार मेहरकुल का राज केवल उत्तर भारत तक सीमित था। बहरहाल कहानी के इस पड़ाव में एक और सवाल उठता है, वो लाजमी है कि भारतीय राजाओं ने हूणों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की तो क्या किया? इसका जवाब है कोशिश की थी। हूण जब हिंदुस्तान आए तो यहाँ गुप्त वंश के राजाओं का शासन था। सबसे बड़ी ताकत वो थे। गुप्त काल के बारे में आप और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो एक ऑडियो बुक आप सुन लिए, गोल्डन एज ऑफ गुप्त डिनेस्टी। ये आपको मिल जाएगी कहाँ? ये एक ऑडियो बुक है और आप इसे सुन सकते हैं कुकू FM ऐप पर। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है, जहां आपको 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। और इसके लिए कुकू FM आपके लिए एक स्पेशल ऑफर भी लाया है। महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगी पहले महीने 50% की छूट, और इसके लिए सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, LT50 कोड डालना है। बहरहाल हूणों पर वापस लौटेंगे तो हूणों के आक्रमण के चलते गुप्त साम्राज्य सीमित होने लगा। बाकायदा एक वक्त में गुप्त राजा हूणों को टैक्स देने लगे, लेकिन फिर 6ठी शताब्दी में हूणों को पहली बार हार का भी सामना करना पड़ा। 6ठी शताब्दी में मालवा के इलाके में औलिकारा नाम के एक वंश का राज था। इनके राजा प्रकाश धर्मन ने तोरमाण को एक युद्ध में हराया और हूणों को पंजाब के इलाके में समेट दिया। हालांकि तोरमाण का बेटा मेहरकुल एक बार फिर सेना के साथ लौटा। मेहरकुल का सामना हुआ प्रकाश धर्मन के बेटे यशोधर्मन से, और इस युद्ध में उसका साथ दिया गुप्त वंश के शासक नरसिंह गुप्त ने। नरसिंह गुप्त और यशोधर्मन के हाथों मेहरकुल की हार का जिक्र ह्वेनसांग ने भी किया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने लिखा है कि मेहरकुल ने हूणों के साम्राज्य को फैलाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसका पतन होता गया। 528 ईस्वी के आसपास, अब इसे 1500 साल पहले की बात है ऑलमोस्ट, इसके आसपास हूणों और भारतीय राजाओं के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसे सोंदनी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में मेहरकुल की हार हो गई और वो पीछे हटा। ह्वेनसांग के अनुसार इसके आगे मेहरकुल ने कश्मीर पर राज किया, लेकिन यहाँ भी ज्यादा समय तक राज नहीं कर पाया। कश्मीरी इतिहासकार कलहण लिखते हैं कि जिसके आने से धरती कांप उठती थी, उस मेहरकुल का शरीर अनेक रोगों से ग्रस्त होता गया और उसने स्वयं को आग की लपटों में भस्म कर लिया। मेहरकुल के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि वो था चाहे हूण, लेकिन उसने खुद को भारतीय परंपरा में रचा बसा भी लिया था। उसने शैव परंपरा को बढ़ावा दिया। कलहण के अनुसार उसने श्रीनगर में मिहिरेश्वर नाम का एक शिव मंदिर भी बनवाया। शिव के प्रति मेहरकुल की निष्ठा इससे भी पता चलती है कि इसके द्वारा जारी किए गए सिक्कों में नंदी बना होता था। मेहरकुल ने शिव परंपरा को बढ़ावा दिया, लेकिन बौद्ध ग्रंथ मेहरकुल को बहुत कोसते हैं, जिनके अनुसार उसने बौद्धों का दमन किया था, उनके मठ तोड़े। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेहरकुल के बाद हूणों का क्या हुआ। कलहण के अनुसार मेहरकुल के बाद राजा बना प्रवरसेन, जो मेहरकुल का छोटा भाई था। कहानी वैसे ये भी कहती है कि मेहरकुल के जीते जी ही उसके डर से, माने मेहरकुल के डर से,
प्रवर सेन की मां अंजना ने प्रवर सेन को एक कुम्हार के घर में छिपा के रखा था कि अगर देख लेगा तो मार देगा। मीर सेन की मौत के बाद प्रवर सेन लाइमलाइट में आए, बाहर आए कुम्हार के घर से और तख्त पर कब्जा किया। प्रवर सेन के बारे में कलर ने लिखा कि वो मेहरकुल की भांति क्रूर नहीं था। उसने लोगों के भले के लिए कुछ निर्माण भी करवाया और प्रवर सेनपुर नाम का एक शहर भी बसाया। कई इतिहासकार मानते हैं कि प्रवर सेनपुर ही आज का श्रीनगर हो सकता है। प्रवर सेन के बाद हूणों का क्या हुआ? लंबे समय तक इतिहासकार मानते रहे कि प्रवर सेन हूणों का अंतिम राजा था, लेकिन फिर 1956 में हुई एक खोज से एक नई कहानी सामने आने लगी। साल 1956 में भारतीय पुरातत्व विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल गया काबुल, अफगानिस्तान। यहाँ पी रतननाथ दरगाह के पास उन्हें भगवान गणेश की एक मूर्ति मिल गई। लाइफ हिस्ट्री इंडिया के एक आर्टिकल में अशोक चौहान लिखते हैं, ये मूर्ति काबुल से 70 किलोमीटर दूर गर्देज नाम की जगह से लाई गई थी, जिसके नीचे एक अभिलेख था। इस अभिलेख के अनुसार महाविनायक की ये मूर्ति महाराजाधिराज शाही खिंगाला ने बनाई थी। थोड़ा और रिसर्च से बात सामने आई कि खिंगाला हूणों का राजा था और प्रवर सेन का पोता था। हालांकि खिंगाला के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार खिंगाला ने अफगानिस्तान में बामियान तक अपना साम्राज्य फैलाया। उसका बेटा युधिष्ठिर उसके बाद राजा बना और वो हूणों का आखिरी राजा हुआ। युधिष्ठिर को हराने वाले शख्स का नाम था प्रतापदित्य, जिसने कारकोटा वंश की नींव रखी। युधिष्ठिर की हार के साथ ही हूणों का शासन पूरी तरह खत्म हुआ। इस तरह भारत में हूणों की कहानी जो लगभग दूसरी सदी में शुरू हुई थी, वो 670 ईस्वी में आकर खत्म हो जाती है। हूण इसके बाद भी हिंदुस्तान में रहे, लेकिन साम्राज्य की तरह नहीं, आम लोगों की तरह। हूणों को भारत ने वैसे ही विलय कर लिया, वैसे ही अपना लिया जैसे उसके बाद आने वाले लोगों को अपनाया। हूणों की कहानी के बाद हम आगे कोशिश करते रहेंगे कि भारतीय इतिहास की और कहानी आप तक लाते रहें। आखिर में आपको एक बार फिर बता दें, कुकू FM का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको LT50 का कोड यूज़ करना है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक क्लिक कर सकते हैं। इस नोट पे तारीख के इस बेहद शानदार एपिसोड को हम यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। इससे कमल ने लिखा है, बड़ी मेहनत से मेरा भी रिवीजन हो गया और आलोक ने इसे रिकॉर्ड किया है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक।